बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 8 की विज्ञान इकाई 4 खनिज एवं धातु ज़रा इसके ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें बच्चों आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर देखिए बहुत क्या क्या सीखेंगे आप। खनिजों का सामान्य परिचय कि खनिज क्या होते हैं जानेंगे आप। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, यानी कि धातुएं और अधातुएं जो होती हैं उनके भौतिक गुण होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है वो सीखेंगे। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण होते हैं। देखिए दो तरह के गुण होते हैं, एक होते हैं भौतिक गुण, एक होते हैं रासायनिक गुण। तो दोनों के बारे में अंतर सीखेंगे आप। धातुओं और अधातु के उपयोग सीखेंगे, मतलब इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये सीखेंगे। धातुएं जो हमारे आसपास में हम देखते हैं उनका संक्षारण हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, उसका कारण क्या होता है, उसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेनीकरण क्या होता है ये जानेंगे इसके बारे में। और मिश्र धातुएं क्या होती हैं, क्योंकि आजकल मिश्र धातुओं का बच्चों बहुत उपयोग किया जा रहा है, और इनकी विशेषताएं और उपयोगिता क्या होती है। तो ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है बच्चों। इसके अंदर हमें काफ़ी कम से कम 8-10 वीडियोज़ इसके ऊपर बनेंगे, और तब ये पूरी की पूरी चैप्टर आपकी क्लियर हो जाएगी आपको। देखिए इससे पहले मैंने बच्चों आपको जो है कक्षा 8 के 3 चैप्टर करवा दिए हैं। अप्रैल के महीने में आपके विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, फिर आपका मानव निर्मित वस्तुएं ये मैं करवा चुका हूँ। इसके अलावा मई के महीने में आपका पदार्थ परमाणुओं की संरचना और खनिज एवं धातु ये आपका होना है, ठीक है। तो ये मैं आपको जो है जून के महीने में ये करवा दूँगा। इसके अलावा इसके बाद जुलाई में आपका सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक ये करवाना है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर महीने में 2-2 3-3 चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ। और पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि हमारा विद्यालय जो है वो जुलाई में खुल जाए, जुलाई अगस्त के अंदर। तो फिर वहाँ से हम जहाँ तक पढ़ा दिया होगा उसके आगे हम आपको रिवीजन भी करवा देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी केमिस्ट्री पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसमें दी गई है, रसायन विज्ञान है, और इसको बड़े ध्यान से हमको समझना है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास में देखते हैं वो कहीं ना कहीं धातुओं से बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे लोहा हम देख रहे हैं, ठीक है, चांदी सोना है ना। इसके अलावा आप देखते हैं कॉपर, यानी जिसको हम तांबा बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं। और बर्तन हम देखते हैं एल्युमिनियम के, ये सब धातुओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में। और बच्चों क्या होता है, इन सभी धातुओं का इस्तेमाल करते हुए आज हमारा जीवन बहुत ही सुगम और हम जीवन को बड़ी आसानी से जी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और डेली के डेली हम लोग कहीं ना कहीं धातुओं का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, धातुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको एक एक चीज़ समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक शब्द मैं आपको इसीलिए समझाता हूँ ताकि आप बड़ी आसानी से इस चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि बहुत जल्दी में समझाना या बहुत समझा देना ऐसे ही वो एक काम चलाऊ चीज़ हो जाएगी। मैं आपको काम चलाऊ नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जो चीज़ आप समझें वो आपके पूरे जीवन में काम आए। देखिए बच्चों, हमारे चारों तरफ विभिन्न धातुओं से बने विभिन्न उपकरण, वस्तुएं, यंत्र आदि आदि क्या होते हैं जो हमारे प्रयोग में आते हैं। मानव विकास के क्रम में ताम्र युग का अत्यंत क्या है, ताम्र युग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब देखिए जो भी हम लोग देख रहे हैं, मानव का जो विकास है वो क्रम अनुसार हुआ है, मतलब क्रम में हुआ है। तो सबसे पहले तांबे की खोज हुई, यानी कि सबसे पहले जो धातु जो तांबे की खोज हुई थी, इसलिए उस युग को, जिस युग में तांबे की खोज हुई उसे ताम्र युग कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों तांबे के बाद आपका जो है तांबा और टिन मिला के आपका क्या बनाया गया, कांसा बनाया गया, यानी कि ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज बनाया गया। इसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यता कही गई। उसके बाद बच्चों बना क्या, लोहे की खोज हुई। तो इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व आपकी आगरा नहीं कहाँ पे हुई थी, एटा से हुई बच्चों। तो कहने का मतलब धीरे धीरे आपका ये धातुओं का खोज होती चली गई, और पूरी की पूरी एक पूरा का पूरा युग उसके ऊपर, उस पूरे के पूरे युग का परिवर्तन हुआ, यानी क्रांतिकारी परिवर्तन जो हमारे जीवन में आया बच्चों। परिवर्तनशील जो जीवन में हमारे जो परिवर्तन आया वो सिर्फ आया धातुओं की बदौलत, ठीक है। ये धातुएं कहाँ से प्राप्त की जाती हैं इसकी हम बात करते हैं।
देखिए इस युग में तांबे से बनी वस्तुओं एवं अस्त्रों का निर्माण हुआ। लोहे की खोज ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। आज लोहे की खोज नहीं हुई होती तो आप देख रहे हैं आज हमारे आसपास में कितनी सारी वस्तुएं ऐसी हैं। जैसे ट्रेन आप देखते हैं लोहे की बनी हुई है ना। मशीनें बड़ी बड़ी, कल कारखाने आज जितने भी आप देख रहे हैं आसपास में सब लोहे के बने हुए हैं। तो ये एक औद्योगिक क्रांति जो आई है, आज जितने उद्योग धंधे हम देखते हैं उसमें जो मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं वो सब की सब लोहे की बनी हुई हैं। बर्तन देखिए बच्चों, आभूषण, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि का निर्माण बिना धातुओं के उपयोग के असंभव है। यानी कि जीवन को ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है बच्चों जहाँ धातुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग ना हो रहा हो। यानी प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातुओं का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरकर होता है, जिसमें अनेक भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का सहारा लेना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। प्रकृति में उपलब्ध, ध्यान से समझिएगा, प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातुओं का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजर कर होता है, जिसमें अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का सहारा लेना पड़ता है। तो आप देखिए हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये धातुएं कहाँ से मिल रही हैं? खनिजों से मिल रही हैं। कहाँ से मिल रही हैं बच्चों? तो पहली चीज़ अपने दिमाग में बिठाना है आपको यहाँ पे कि जो धातुएं हैं उसका निर्माण खनिजों से होता है। किससे होता है बच्चों? खनिजों से होता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा देखिए, प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं बच्चों मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोना है, प्लैटिनम जैसी जो कुछ धातुएं हैं वो बच्चों क्या होता है, तत्व के रूप में पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी इनमें कुछ मिला हुआ नहीं होता, शुद्ध होती हैं एकदम। इनको हमें किसी से निकालना नहीं पड़ता। इसीलिए सोना शुद्ध, जो 24 कैरेट का जो सोना होता है शुद्ध सोना माना जाता है, और वो कितना कीमती, कितना महंगा बिकता है। ठीक है ना। इसी प्रकार बच्चों अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। देखिए कुछ ही धातुएं ऐसी हैं जो प्रकृति में सीधे सीधे हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसमें हमें, जैसे सोना, प्योर सोने से हम आभूषण नहीं बना सकते, उसके अंदर हमें क्या मिलाना पड़ेगा? उसके अंदर हमें अन्य धातुएं मिला के आभूषण बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं, अधिकांश धातुएं प्रकृति में बच्चों यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, यानी किसी न किसी के साथ में सम्मिलित होती हैं। इसमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। देखिए धातुएं जो होती हैं वो अपने ऑक्साइड के रूप में, यानी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, और वो अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, यहाँ पे लोहा है बच्चों, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, ये सब क्या है? आदि ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। यानी कि जो लोहा है वो अपने ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, एल्युमिनियम भी ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, और मैग्नीज भी पाया जाता है। ठीक है। और ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके, लोहा ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाता है। तो कहने का मतलब ज़्यादातर जो हमारी धातुएं होती हैं वो यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, और जैसे कि उदाहरण के तौर पे लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीज। दूसरे स्थान पर धातुएं सल्फाइड के रूप में, देखिए एक तो सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं बच्चों, और एक ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। किसके रूप में पाई जाती हैं? ऑक्साइड के रूप में। ठीक है। तो ऑक्साइड के रूप में लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, और सल्फाइड के रूप में, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। सल्फाइड के रूप में बच्चों जैसे तांबा है जिसको कॉपर बोला जाता है, लेड है, सीसा है, और जिंक जिसको जस्ता बोला जाता है। ठीक है। और निकिल, ये सब की सब जो धातुएं हैं ये बच्चों हमारे सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। तो देखिए धातुएं ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। तो बहुत ही कम धातुएं कैसी हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जिसमें हमारी सोना है जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आगे देखिए। प्रकृति में सिलिकेट के रूप में खनिज बहुलता में पाया जाता है। मतलब जो खनिज है सिलिकेट के रूप में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, किंतु सिलिकेट से धातुओं का निष्कर्षण कठिन होता है, और इसका खर्च जो है अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखिए हमारी पृथ्वी के ऊपर सिलिकेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सिलिकेट से धातुओं का निष्कर्षण करना या उनसे निकालना बहुत महंगा पड़ता है। बहुत उसमें महंगा पड़ने के कारण इससे निकालने में ये घाटे का सौदा हो जाएगा, इसलिए इससे नहीं निकाला जाएगा। आगे देखिए, खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में, देखिए हम फल, सब्जी आदि को काटने हेतु चाकू, लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं, और फल सब्जी काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना।
जैसे कि हम जानते हैं कि चाकू कुल्हाड़ी लोहे से बनते हैं या बने होते हैं, इसी प्रकार घरों में बिजली आपूर्ति हेतु जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं? तांबे के बने होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है लोहा और तांबा आदि कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोचा आपने? देखिए, हम लोहे के बहुत सारे उपकरण अपने घरों में कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, कहाँ से आई है कुल्हाड़ी? कहाँ से आया लोहा? इसके अलावा तांबे की तार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तांबा कहाँ से आया बच्चों? क्या आपने कभी सोचा? सोचिए। तो आज मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। वास्तव में ये खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भूपटल, देखिए वास्तव में ये क्या होता है, लोहा और तांबा ये खनिज पदार्थ के रूप में हमें मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पृथ्वी की भूपटल से मिलते हैं। देखिए कैसे। से प्राप्त होते हैं, यानी पृथ्वी की भूपटल से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की भूपटल का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिक से हुआ है। पृथ्वी जो भूपटल में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। देखिए, अब खनिज क्या है? खनिज जो है पृथ्वी की भूपटल, यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है बच्चों, उसको हम भूपटल कहते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने घर बनाते हैं, जिसमें हम लोग फल फूल सब्जियां उगाते हैं। तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो है वो भूपटल कहलाती है, और इसी के अंदर ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन ये किस रूप में पाए जाते हैं बच्चों? अकार्बनिक तत्व होते हैं। ठीक है, कार्बन रहित, कार्बन जिसमें नहीं होता है उसे हम बोलते हैं अकार्बनिक। देखिए, कार्बन होगा तो कार्बनिक, कार्बन नहीं होगा तत्व तो अकार्बनिक। तो अकार्बनिक तत्व के रूप में और यौगिक को रूप में पाए जाने में अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हमें धातुएं का निर्माण किससे किया जाता है? धातुओं का निर्माण हम खनिज से करते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज हमें भूपटल, यानी कि भूपटल से प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज है, माइका है, अभ्रक है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है। देखिए यहाँ पे क्वार्ट्ज, माइका, अभ्रक, माइका को अभ्रक भी कहते हैं, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट और ग्रेनाइट, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे जो है हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे खनिज हैं बच्चों। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी होती हैं। चट्टानें किसकी बनी होती हैं बच्चों? सिलिकेटों की बनी होती हैं, जो कि पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। तो सिलिकेट भी एक प्रकार का खनिज है, और जितनी सारी चट्टानें हम अब देखते हैं वो चट्टानें बनी होती हैं बच्चों किसकी? सिलिकेटों की बनी होती हैं। और खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज पृथ्वी के तल पर, यानी भूपटल में तल पर पाए जाते हैं, भूपटल में पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं। देखिए, खनिज सिर्फ भूपटल में ही नहीं पाए जाते, पृथ्वी के तल पर, भूपटल में और समुद्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों? सोडियम आयोडाइड क्या है? सोडियम आयोडेट क्या है? ये सब जो है खनिज समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के जल में पाए जाते हैं, भूपटल में पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि हमने आपको बताया था, अर्जेंटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, माइका, ये सब क्या है? ये सब खनिज हैं। ये सब पाए जाते हैं, भूपटल में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से खनिज जो है आपके समुद्र में भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? सोडियम आयोडाइड, है ना। समुद्र में पाए जाने वाले कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड। ये देखिए यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं, ये बॉक्साइड का है, एल्युमिनियम का खनिज है ये। देखिए, पत्थर जैसा लग रहा है, एल्युमिनियम इससे निकाला जाता है। ठीक है, ये बॉक्साइड किसका खनिज है? एल्युमिनियम का खनिज है। ठीक है, और इसी से ही हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन कितने सुंदर होते हैं, देखिए ना आपने, चमचमाते हुए, और इसी से एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारी धातुएं निकाली जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए, समुद्र में पाए जाने वाले खनिज, सोडियम क्लोराइड हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते? नमक, साधारण नमक। सोडियम आयोडाइड, है ना, सोडियम आयोडेट, ये सब समुद्री जल में पाए जाने वाले खनिज हैं। खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के। देखिए, खनिज जो होते हैं वो धातु प्रकार के भी होते हैं और अधातु दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे कि स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि अधातु खनिज हैं। और खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं।
तो खनिज जो हो सकते हैं, क्या जैसे मैंने अभी बताया, खनिज जो है दोनों प्रकार के होते हैं बच्चों, धातु और अधातु दोनों प्रकार के। इसी प्रकार खनिज धातु और अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। यानी कि जैसे तत्व जो होते हैं वो आपके धातु और अधातु में बटे हुए हैं। जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाएगी, जब तत्वों के बारे में आपको बताया जाएगा, तो बताया जाएगा आपको धातु और अधातु दो प्रकार के तत्व होते हैं। तो इसी प्रकार के जो खनिज होते हैं वो भी धातु और अधातु तत्वों के यौगिक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण से हमको समझना है ध्यान से। जैसे बॉक्साइड है, ये बॉक्साइड जो है, जिसका सूत्र जो होता है रासायनिक Al2O3 डॉट 2H2O। ठीक है, ये क्या है, ये खनिज एल्युमिनियम धातु तथा ऑक्सीजन अधातु का यौगिक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, एल्युमिनियम तो एक धातु है और ऑक्सीजन क्या है इसमें, O3, ये एक अधातु है। अब इन दोनों से मिलके क्या बना, एक यौगिक बना। तो इसीलिए यहाँ पे लाइन क्या लिखी थी, खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं, धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी होते हैं, हो सकते हैं। यानी कि खनिज के अंदर धातु और अधातु दोनों तत्व मिलके एक यौगिक का निर्माण करेंगे। और खनिज दोनों से मिलकर भी हो सकते हैं, या खनिज धातु के भी हो सकते हैं, सिर्फ खनिज अधातु के भी हो सकते हैं, और खनिज दोनों के मिलकर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, एल्युमिनियम एक धातु है और उस एल्युमिनियम को निकालने के लिए हम जो खनिज का इस्तेमाल करते हैं वो होता है बॉक्साइड। और बॉक्साइड का सूत्र क्या है, Al2O3 और यहाँ पे 0.2H2O। तो यहाँ पर एल्युमिनियम तो हमारा क्या है, ये जो एल्युमिनियम है ये तो धातु है, और ऑक्सीजन क्या है, एल्युमिनियम धातु है। देखिएगा ध्यान से मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बच्चों आपको देखना है, ये बॉक्साइड का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ये धातु है और जो ऑक्सीजन है ये अधातु है। अब इन दोनों से मिलके बन गया बॉक्साइड। ठीक है, और इसी से निकालेंगे हम, और ये खनिज है बॉक्साइड किसका, एल्युमिनियम का, और इसी से हम क्या निकालेंगे, इसी से एल्युमिनियम निकालेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझते जाना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए आगे। तो ये बॉक्साइड समझा दिया मैंने, आगे देखिए। इसी प्रकार कॉपर ग्लॉस, यानी कि इसको बोलते हैं कॉपर ग्लॉस, भी तांबा और सल्फ़र। देखिए तांबा होता है क्या, धातु, और सल्फ़र क्या है, अधातु। तांबा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तांबा जो ये देख रहे हैं ये है धातु और सल्फ़र है अधातु। तो तांबा धातु है, सल्फ़र अधातु है। ठीक है, अब ये क्या है, धातु और अधातु का यौगिक है। यहाँ भी है एक उदाहरण, तो एक कॉपर ग्लॉस हो गया। ठीक है, अब इस कॉपर ग्लॉस से क्या होगा, इस कॉपर ग्लॉस से कॉपर निकाला जाएगा, है ना, क्योंकि कॉपर है ना यहाँ पे। इसी तरह से आगे देखिए, अधिकांश धातुएं बच्चों संयुक्त अवस्था में अपने यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना है, प्लेटिनम है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसी धातुएं क्या होती हैं, तत्व के रूप में पाई जाती है। कहने का मतलब इसमें कोई और मिला ही नहीं है, कोई और तत्व है ही नहीं, सिर्फ सोना है, सोने के ही तत्व मिले हुए हैं, प्लेटिनम है, प्लेटिनम के ही हैं, मतलब कोई और इसमें परमाणु नहीं है, सब एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलके बने हैं ये। आगे देखिए, यहाँ देखिए, अन्य अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम यहाँ पे ये समझना है हमें कि ज़्यादातर धातुएं जो है हमारी यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, और वो यौगिक हमारे धातु और अधातु तत्वों के यौगिक हो सकते हैं, यानी कि दोनों के मिक्स यौगिक हो सकते हैं। एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीज जैसे अनेक धातुएं क्या होती हैं, ऑक्साइड के रूप में, और कुछ धातुएं सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि धातुओं को जो हम लोग प्राप्त करते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे वो कॉपर हो, ठीक है, ये जो धातुएं हैं इनको हम खनिजों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए मैग्नेटाइट, यानी कि लोहा जो है मैग्नेटाइट से प्राप्त किया जाता है। देखिए कैसा लग रहा है मैग्नेटाइट, है ना। तो इसको पहले तोड़ा जाता है, फिर तोड़ के इसको मशीनों में जो है
इसको जो है गलाया जाएगा, फिर इसको अलग अलग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें लोहे का निर्माण होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको ऊपर दिखाया बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा रहा है। ये भी देखिए कैसे पत्थर जैसा लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटाइट यानी बॉक्साइट जो है वो हम बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त कर रहे हैं, और इसके अलावा और यहाँ पर मैग्नेटाइट से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, मैग्नेटाइट। देखिए याद रखने का तरीका है, मैग्नेट, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट जो होता है वो लोहे को अपनी तरफ खींचता है। तो इसी से याद कर लीजिएगा, लोहा, लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, मैग्नेटाइट से। और इसके अलावा बॉक्साइट से एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से। तो याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ, थोड़ी ट्रिक से भी याद किया जाता है बच्चों। देखिए बॉक्साइट को याद रखना है बॉक्सर, और बॉक्सर जो होता है वो क्या करता है, बॉक्स मतलब ग्लव्स पहनता है। तो समझ लीजिएगा वो ग्लव्स इतने मजबूत पहने हुए हैं एल्युमिनियम के। यदि एल्युमिनियम के ग्लव्स कोई पहन लेगा तो मुंह फोड़ देगा ना किसी का। तो इस तरीके से याद कर लेना। तो एल्युमिनियम का खनिज कौन सा है, बॉक्साइट, और इसके अलावा आपका लोहे का खनिज कौन सा है, मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा कल जो है मैं आपको अयस्क क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, नहीं तो बहुत लेंदी और बहुत बोरिंग हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।